गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का 5th चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो कि साइंस का है डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पिछले वीडियो में हमने ये सब डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल वॉल इन प्लांट सेल, इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल. It lies outside the plasma membrane. In plant cells, cell wall is mainly composed of cellulose. Cell wall is a non-living. तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया था कि जो सेल होता है बेसिकली उसमें ये तीन चीज़ होती है। एक तो ये साइटोप्लाज्म जो पूरा भरा होता है, एक न्यूक्लियस और ये सेल वॉल। प्लांट सेल में एक सेल वॉल होती है और नॉर्मल एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ही होता है। तो ये हम आपको बता चुके हैं। मींस प्लांट सेल में सेल वॉल के ऊपर से एक और प्रोटेक्शन के लिए वॉल होती है जिसको हम प्लाज्मा सेल वॉल कहते हैं, और ये जो नॉर्मल वॉल है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यही रीज़न है कि हम लोग चल फिर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स डांस नहीं कर सकते। उनको सेल वॉल की वजह से एक ही जगह पे रुकना पड़ता है, उनकी शेप वैसी की वैसी मेंटेन रहती है। तो अब हम आपको समझ आ गया सेल वॉल क्या होता है। अब हम उसके फंक्शन देखेंगे। इट गिव्स अ शेप टू द सेल, तो ये सेल को एक शेप देता है। ये हमें पहले से ही पता चल गया, इसीलिए तो वो डांस नहीं कर पाते। आप डांस करते हो तो आपकी शेप थोड़ी सी बदल जाती है। इट हेल्प्स इन गिविंग रिजिडिटी टू द सेल, इससे कि वो रिजिड बना देती है सेल को ताकि वो एक जगह पे लाई कर सके। इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जिससे मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है। इट ऑल्सो सपोर्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, और ये सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इसको सपोर्ट करता है। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक बर्स्टिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये इसको ऑस्मोटिक बर्स्टिंग से प्रोटेक्ट करता है। आपने देखा है प्लाज्मोसिस, तो देखो जब ये एक प्लांट सेल होता है तो जब इसमें प्लाज्मोसिस होता है तो ये श्रिंक होता है, लेकिन जब इसमें हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जब हम इसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं, जब ये फूल जाता है तो ये तो टूट जाना चाहिए, सेल तो टूट जाता है। मोस्टली हम जैसे कि सेल में तो यही होता है, लेकिन ऐसा प्लांट सेल में क्यों नहीं होता? ये टूट के फट क्यों नहीं जाता? ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके पास एक सेल वॉल है। तो जितना प्रेशर वहाँ के आउटसाइड से आ रहा है ना, उतना ही प्रेशर सेल वॉल डालता है उस पर ताकि वो बर्स्ट ना हो जाए। इट हेल्प्स इन द एक्सपांशन ऑफ सेल, तो सेल के एक्सपांशन में भी ये मदद करते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखो ये है एक्सोसाइटोसिस। तो हमने एंडोसाइटोसिस तो पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, जब हम सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, तो वो एंडोसाइटोसिस होता है। और जब हम उसको निकालते हैं उसका वेस्ट मटेरियल, तो वो हो जाता है एक्सोसाइटोसिस। अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो जब भी हम प्लांट सेल में जब बहुत डाइल्यूट होता है बाहर का सोल्यूशन और पानी जो है सेल के अंदर घुस जाता है, और सेल जब मोटी होती है तब तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, लेकिन जब बाहर का जो सोल्यूशन है उसमें लोअर वाटर कंसंट्रेशन है और जो सेल में वाटर कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, तो वो सेल का पानी जो है वो बाहर मूव करेगा। जब बाहर मूव करेगा तो जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। जब श्रिंक होगा तो प्लांट सेल के लिए सिर्फ वो प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है, ठीक है। तो एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। व्हेन अ लिविंग plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall. This phenomena is called plasmolysis. ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम देखेंगे प्रोटोप्लाज्म। देखो जो साइटोप्लाज्म होता है वो सिर्फ थोड़ा सा सब्सटेंस होता है। जब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों होते हैं तब वो मिलके बनते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो हम न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को ऐड कर दें तो वो प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। यही इसका फॉर्मूला है। और देखो न्यूक्लियस के
लिए अपनी एक मेम्ब्रेन बाउंड से चीज़ होती है, मतलब न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होती है अलग से, और न्यूक्लियस के अंदर के जो मटेरियल्स होते हैं उसमें एक साइटोप्लाज्म होता है, तो हम उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म। और पूरे सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को ऐड करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म बनता है। ऑल लिविंग कंपोनेंट ऑफ अ सेल इज प्रोटोप्लाज्म। इट इज़ क्लियर, colorless or slightly translucent jelly-like viscous semi-fluid substance. It can be distinguished into a central located nucleus and cytoplasm. तो देखो ऐसा होता है प्लाज्मोलाइसिस। तो देखो ये प्लाज्मोलाइसिस ऐसा होता है, यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर में ऐड हुआ है और 5 मिनट बाद ये ऐसे दूर हो जाएंगे सेल वॉल से। यहाँ सरकोन ऐड हुआ है तो इसमें तो और फैल जाएंगे। देखो प्लाज्मोलाइसिस, यहाँ कुछ डायग्राम से आपको समझाया गया, आप इस डायग्राम को बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो अब हम चलते हैं न्यूक्लियस का। तो हम पहले न्यूक्लियस को पढ़ने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हम हर जगह पे ग्रुप बनाते हैं, आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, उसमें बहुत सारे लोग हैं आपके साथ, तो क्या है प्रोजेक्ट बिना बॉस के कंप्लीट हो सकती है? नहीं। तो उन सबको गाइड करने के लिए एक बॉस चाहिए होता है, तो हम उस बॉस को, सेल को गाइड करने के लिए हम उस बॉस को न्यूक्लियस कह सकते हैं। ठीक है, ये हर सेल में होता है। तो इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जनरली वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ईच सेल। तो हर सेल में होता है ताकि उसको गाइड कर सके। जनरली प्रेजेंट in the center of younger cell, but it is pushed towards the periphery in the mature cell. It governs the cell, that is why it is called controlling center of the cell. तो देखो जो बॉस होता है वो भी गवर्न करता है, हम लोगों को समझाता है कि हमें क्या करना होता है, हमें बताता है मीटिंग के लिए, हमें प्रोजेक्ट्स रेडी करने के लिए, वैसे ही न्यूक्लियस भी करता है। इट इज़ बाउंडेड बाय अ डबल लेयर मेम्ब्रेन, जिसको हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। द मेम्ब्रेन हैव पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। तो उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे कि वो मैसेज कन्वे हो सके, इन आउट जा सके। तो क्यों होते हैं ये पोर्स? मैसेज को कन्वे करने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं न्यूक्लियस के? उसके अंदर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क होता है और न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। तो देखो ये इसका डायग्राम है, इससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। आप इस डायग्राम को बना लेना। तो अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की। तो क्या होता है बेसिकली एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन? इट इज़ अ डबल लेयर मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो देखो हमें पता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है न्यूक्लियस के साथ। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है न्यूक्लियस से। इट हैज़ अ नंबर ऑफ पोर्स विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं जिससे कि वो मटेरियल चेंज कर सकती है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। इट डिसअपियर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के वक्त ये डिसअपियर हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। द फ्लूइड विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हम कैरियोलाइपम कह सकते हैं। इट इज़ अ जेल लाइक डेंस सब्सटेंस प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। ये जेल जैसी होती है सब्सटेंस जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म भी जेल जैसी स्ट्रक्चर ही होती है। इन दिस क्रोमैटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट। इसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि बाद में क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है सेल डिवीजन के वक्त। Chromatin network and chromatin material. It is entangled mass of thread-like structure. ये thread जैसी होती है। During cell division, it is organized to form chromosomes. Chromosomes are made up of DNA and proteins. तो देखो जब सेल डिवीजन होता है ना, तो ये जो क्रोमैटिन होती है ना, ये क्रोमोसोम में चेंज हो जाती है। और ये क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए के और प्रोटीन के। तो हम डीएनए को क्या कहते हैं? डायरोसाइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है।
तो डीएनए इज़ अ मास्टर मॉलिक्यूल एंड इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो ये डीएनए जो है मास्टर मॉलिक्यूल होता है और ये सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है सेल की। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो काम करते हैं ना डीएनए के अंदर, हम उसको जीन्स कहते हैं। और जीन्स क्या होते हैं? जो हमें फादर मदर से कुछ कैरेक्टर्स इनहेरिट करते हैं ना हम, तो उसको जीन्स कहते हैं। तो ये इनके कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। On one chromosome, many genes are present. Chromosomes are considered as hereditary vehicle as it transfer the character from parents to offspring. तो क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जीन्स में हमारा जेनेटिक मटेरियल रहता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम को हम हेरिडिटरी व्हीकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे हमें कैरेक्टर्स मिलते हैं। पेरेंट्स के कैरेक्टर्स बच्चों को मिलते हैं, ऑफस्प्रिंग को, मतलब उनके चाइल्ड को। तो अब हम देखते हैं न्यूक्लियस। स्फेरिकल और ओवल बॉडी प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। तो ये स्फेरिकल होती है या फिर ओवल भी कह सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। इट इज़ जनरली बिगर इन साइज इन दो सेल्स विच आर एक्टिवली कंसर्न विथ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के जो सेल्स होते हैं उनसे थोड़ी सी बड़ी होती है और उनसे एक्टिव होती है। इट इज़ मोर प्रोमिनेंट इन नॉन डिवाइडिंग सेल। ये ज़्यादातर नॉन डिवाइडिंग सेल्स में प्रोमिनेंट होती है। इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन, ऑल्सो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA। तो इसके अंदर RNA होता है, DNA भी होता है, प्रोटीन भी होता है। तो अब हम देखते हैं फंक्शन क्या होते हैं न्यूक्लियस के। और आज का आपका ये होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे RNA का फुल फॉर्म। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, डरिए मत, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं। इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ सेल। तो ये सेल की मेंटेनेंस में मदद करता है। इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में भी ये मदद करता है। इट इज़ नीडेड फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये क्यों ज़रूरी होता है? ये जिससे कि हमें कुछ कैरेक्टर्स मिले पेरेंट्स के, इसको देने के लिए ही ये ज़रूरी होता है। इट कंट्रोल्स वेरियस साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज़। तो ये साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। आप देखो न्यूक्लियस द हेड ऑफ ऑल थिंग। यहाँ आप देख सकते हैं न्यूक्लियस का डायग्राम। देखो क्रोमाटिन है, इसमें थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर। देखो ये जो थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर्स है ना, इसको हम कहते हैं क्रोमाटिन। और ये न्यूक्लियस है छोटे छोटे, और जो होते हैं ये इनकी मेम्ब्रेन बाउंड है। तो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलो हम आगे चलते हैं। अब हम साइटोप्लाज्म अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको याद है ना, आपका होमवर्क क्या है? आपको RNA का मुझे फुल फॉर्म बताना है और ये सारे डायग्राम्स और नोट्स आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक करके ज़रूर बताइएगा। अरे जल्दी लाइक करो, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी लाइक करो, मैं सब देख रही हूँ। अभी तक नहीं किया लाइक, जल्दी कर दो भाई। और आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बच के रहिए।